हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या लिखा है मैंने, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आपके एग्जाम के पहले प्रिपेयर करके जाने हैं। कौन सा एग्जाम? तो सीबीएसई का फाइनल एग्जाम जो आप 19 मार्च को देने वाले हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इन टॉपिक को एज इट इज जैसा मैं बता रहा हूं वैसे प्रिपेयर कर लिया तो डेफिनेटली आपके 80 में से 70 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, आपको इनको एज इट इज इसी तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीजें लिखी है, इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स टू स्कोर बेस्ट इन फाइनल एग्जाम ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई में फाइनल एग्जाम में स्कोर करने के लिए क्या करना है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट वाइज भी चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कितने यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बहुत कंसंट्रेशन से, ध्यान से इन चीजों को देखते रहो, समझते रहो। बेटर होगा अगर आप लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर और पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ इन चीजों को नोट डाउन भी करेंगे कि हाँ, इससे ऐसा क्वेश्चन बताया था, अच्छा इसको इस तरीके से पढ़ना है, तो आपकी बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि आपकी दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कितने मार्क्स की है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी 40 मार्क्स की बुक है। इसमें पहला जो यूनिट है आपका यूनिट फर्स्ट कौन सा है, यूनिट फर्स्ट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कितने मार्क्स का यूनिट है, 10 मार्क्स, नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट्स। अच्छा, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या है जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के क्लासिफिकेशन, आई होप आपको याद होंगे। गुड्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, गुड्स के क्लासिफिकेशन में फाइनल गुड्स, देन इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंज्यूमर गुड्स, देन कैपिटल गुड्स। चार तरीके के क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, इनको आपको पढ़ना है। अब बात है कि सर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो सीबीएसई में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। आपको ऐसा नहीं पूछेंगे एक्सप्लेन फाइनल गुड्स, एक्सप्लेन इंटरमीडिएट गुड्स। क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आइडेंटिफाई विद रीजन। आपको दे देंगे वो, बताओ दिस गुड्स इज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, आइडेंटिफाई विद रीजन। तो आपको बताना पड़ेगा कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर, तो इनको इसी तरीके से प्रिपेयर करना। सेकेंड चीज, ये क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या, सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सप्लेन। क्या एक ही चीज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है, एक्सप्लेन विद रीजन। तो आपको क्या बताना है, यस सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। इसका आंसर क्या होगा, यस हो सकती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के एंड यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड परचेज बाय अ हाउस होल्ड क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। ब्रेड परचेज बाय अ रेस्टोरेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, उससे सैंडविच बनाएगा और फिर उसको मार्केट में सेल आउट करेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सप्लेन, क्या लिखेंगे, यस इट डिपेंड्स ऑन एंड यूज। ये डिपेंड करता है एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। फिर इस चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है, यूज या सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड आपके लिए क्या काम आता है, इट इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किसी भी गुड्स को रिप्लेस करने के लिए क्या काम आता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड काम आता है। हम फंड मेंटेन करते हैं, उससे हम फिक्स्ड एसेट्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो ये होती है एक तरीके की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट विद रीजन। यहां पे भी आपको देंगे, बताओ ये चीज स्टॉक है या फ्लो है, विद रीजन आपको बताना है।
तो क्या करना है, आइडेंटिफाई स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट विद रीजन। यूं याद रखना, ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं पूछते हैं। आपको पूछेंगे कि पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन विद रीजन। पता है क्या होता है, याद है क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी को पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और क्या लिख रखा है, डायग्राम ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो के डायग्राम्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर है? तो आपको पहला जो चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर में इन चीजों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। लिख लेना साथ साथ, आपको आती है या नहीं आती है, नहीं आती है तो उनको अच्छे से पढ़ना, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर? फिर आता है क्या, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर आप प्रिपेयर कर लो न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट कौन से हुए सर, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी, 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स आपस में क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उन चीजों को। तो पहले जो क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स, क्या चीज, न्यूमेरिकल पढ़ के जाना अच्छे से, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कैसे जीडीपी एमपी निकालेंगे, कैसे एनएनपी एफसी को जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करेंगे, या बीच की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कैलकुलेट इन वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में बनते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको क्या पढ़ना है, रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज करेक्ट इंडिकेटर। आपको याद हो तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट हैं आपकी बुक में, उसमें इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज करेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। तो रियल जीडीपी क्यों कंसिडर की जाती है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कई नंबर कटने वाले नहीं है। क्लियर है? क्या लिखना है, आपको पूछेंगे रियल जीडीपी क्यों कंसीडर किया जाता है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस एंड रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। सो रियल जीडीपी शोज द करेक्ट इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। प्रोडक्शन कितना बड़ा, ये आपको रियल जीडीपी से ही क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, और क्या लिखा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। याद है क्या टॉपिक, क्या बताता है, ये कह रहा है जैसे जैसे कंट्री की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे ही कंट्री में लोगों का क्या होता है, वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। एज जीडीपी ऑफ द कंट्री इंक्रीज, वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जीडीपी बढ़ती है लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ता, उनको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। कौन कौन सी लिमिटेशंस याद है, एक होता है क्या, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इकोनॉमी में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, किन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ये भी मैटर करता है। आपकी अगर बुक में देखेंगे तो टोटल 4 पॉइंट है जीडीपी एंड वेलफेयर में। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। याद रखे जाना, एक्सटर्नलिटीज 2 तरीके की, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। तो नेशनल इनकम में रिलेटेड एग्रीगेट में क्या करोगे, 3 चीजें तैयार करनी है। एक तो न्यूमेरिकल जो हर बार पूछा जाता है, एक रियल जीडीपी करेक्ट इंडिकेटर क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट होता है, और लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, इसमें भी एक्सटर्नलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में एक तो जब से आपने 12th में एडमिशन लिया होगा तब से आपको बार बार आपके जो भी फैकल्टी हैं वो बोल ही रहे होंगे क्या, कि बच्चों एक न्यूमेरिकल नेशनल इनकम का 100% आएगा। तो नेशनल इनकम के बुक के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं सीबीएसई प्रीवियस पेपर के, मेरी ये एडवाइस है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्या कर लो, सॉल्व कर लो, 100% क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड,
इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। कर लोगे न्यूमेरिकल प्रिपेयर। फिर क्या करना है, थिंग्स इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विद रीजन। कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, ये सारी चीजें आपके बुक में है। अच्छे से इनको पढ़ना। सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड होता है या नहीं होता, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है या नहीं होती है, कमीशन अर्न फ्रॉम सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें एक टेबल में गिवन है। तो आपको नेशनल इनकम के अंदर क्या करना है, ये चीजें प्रिपेयर करनी है। ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो अगर आप क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके कितने आ जाएंगे, ये जो यूनिट है कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का यूनिट है। तो 10 मार्क्स आपको पूरे पूरे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। क्लियर। तो यूनिट फर्स्ट 40 में से 10 नंबर तो हमारे आ गए सर। कैसे आ गए हमारे 10 नंबर, सर हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड पढ़ लिया, और रियल फ्लो मनी फ्लो के डायग्राम्स वगैरह हमने देख लिए। इसके अलावा सर हमने रिलेटेड एग्रीगेट पढ़ लिया, ये चीज हमको समझ में आ गई। लिमिटेशंस हमने प्रिपेयर कर ली, और हमने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लिया। तो क्या होगा, इससे बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। यूनिट टू यूनिट हमको चलना है और टॉपिक को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ओके। अब आते हैं अपन आपका सेकेंड यूनिट। बताओ सेकेंड यूनिट कौन सा है, नाम याद है सबको। सेकेंड यूनिट कौन सा है सर, मनी एंड बैंकिंग। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। मनी और बैंकिंग में, मनी वाले में क्या पढ़ना है और बैंकिंग में क्या पढ़ना है, सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो कि सर 75 78 लाएंगे 80 में से, तो दोनों चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि सर हम तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, वो होता है, वो अगर पता है मनी नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, वो तो अगर बैंकिंग पढ़ लेगा ना तो भी वो आराम से फर्स्ट डिवीजन तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शन में आएंगे, मनी से बैंकिंग से, तो बैंकिंग के तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। क्या पढ़ना है, मनी में पढ़ना है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम या रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ मनी, एक ही चीज है, या मैं लिखूं और फंक्शंस ऑफ मनी, या आपको क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। याद है क्या फंक्शंस ऑफ मनी, डेफर्ड पेमेंट, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ मनी है। यही चीजें लैंग्वेज बदल के ड्रॉबैक्स बनती है, यही चीजें इमरजेंस ऑफ क्या बनती है, रीजंस ऑफ इमरजेंस ऑफ मनी, हमको पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा क्या आता है, फॉर्म्स ऑफ मनी आते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ मनी याद होने चाहिए इस स्टेज पे आपको। फॉर्म्स ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं, अरे सर हमको याद है, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी और फुल बडीड मनी और क्रेडिट मनी। ठीक है, ये चारों क्या है, फॉर्म्स ऑफ मनी है जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा सप्लाई ऑफ मनी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सप्लाई ऑफ मनी में भी आरबीएससी के स्टूडेंट M1 M2 M3 M4 चारों मेजरमेंट पढ़ते हैं, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट आपको मेनली फोकस करना है किस पे, M1 मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। और ध्यान रखना इस पे आपको बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बी स्पेसिफिक मतलब M1 में क्या क्या आता है, उनके क्या मीनिंग है, उनके अंदर क्या है। जैसे M1 मेजरमेंट में 3 चीजें क्या क्या, सी प्लस डीडी प्लस ओडी। सी मतलब क्या होता है, डीडी मतलब क्या होता है, कैश कितना है, डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंक्स में कितना पैसा है, अदर डिपॉजिट मतलब आरबीआई के पास दूसरे इंस्टीट्यूशंस का कितना पैसा है। इन सबको जोड़ के मनी सप्लाई बनती है M1 मेजरमेंट में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको याद करना है M1 मेजरमेंट में क्या क्या है। एमसीक्यूज, स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, तीनों में ये चीजें पूछी जाती है। क्लियर रहेगा। फिर आता है कि बैंकिंग, तो बैंकिंग में क्या करें, तो एक तो सिंपल सी चीज है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद एग्जांपल। क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विद एग्जांपल मतलब सपोज हमने सीआरआर अज्यूम करी 10%, इनिशियल डिपॉजिट आया 10,000, 10,000 का 10% हमने क्या किया, सीआरआर रिजर्व रखी, रिमेनिंग 9,000 हमने दे दिया, B% आया उसको लोन, फिर हमने 10% सीआरआर रखा, फिर हमने एक और पर्सन को लोन दे दिया। तो ऐसे क्या होता है, पूरा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन चलता है, जो आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक मोस्ट
मोस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूं भी आ सकता है एक्सप्लेन वेरियस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और आपको नाम दे देंगे, या स्टेटमेंट के ऊपर भी आ सकता है। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस तो पढ़ ही लेना, रट ही लेना। ठीक है, कौन कौन से याद है कि वो भी मैं बताऊं, सेंट्रल बैंक के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। करेंसी ऑथोरिटी फंक्शन, नोट इशू करने का काम कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, आरबीआई। बैंकर्स बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है, और क्या करता है आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मेथड टू कंट्रोल मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक और चीज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद है कौन कौन सी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन, सब किसके अंदर आते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें आती है इसके अंदर, मेथड्स ऑफ मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी। तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये चीजें अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आराम से मनी एंड बैंकिंग वाला जो यूनिट है 6 मार्क्स का, वो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें भी पूरा नहीं करें सर, हमको तो थोड़ा सा सर इतना क्या पढ़ना है, बोर हो जाते हैं ज्यादा पढ़ के, तो कुछ मत करो, कम से कम ये 2 चीजें तो कर लो यार। क्या करना है, ये 2 चीजें जरूर कर लेना, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक रट लेना, मेथड्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई को अच्छे से रट लेना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनको जरूर पढ़ लेना। क्लियर है, तो ये हुआ आपका कौन सा यूनिट, सेकेंड यूनिट। अब आते हैं किसके अंदर, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जरूर आपको थोड़ा क्या करता होगा, कंफ्यूज करता होगा। बहुत सारे डायग्राम्स बना रहे हैं अपन थर्ड यूनिट में, टेबल्स बना रहे हैं अपन थर्ड यूनिट में, लेकिन थर्ड यूनिट क्या करता है, स्कोर भी कराएगा आपको। थर्ड यूनिट कौन सा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो अकेला यूनिट 12 मार्क्स का यूनिट है। इसके अंदर क्या क्या है, पहला जो चैप्टर है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आपको पढ़ना है। अब सर इसके अंदर क्या पढ़ें, देखो इसके अंदर जो पहली चीज आपको पढ़नी है वो है एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन और सेविंग फंक्शंस। इन तीनों फंक्शंस को पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फॉलोइंग फंक्शंस, पहला ऑप्शन होगा उसमें ए एस फंक्शन, बी पॉइंट होगा सी फंक्शन। सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन करो या फिर कंजप्शन फंक्शन एक्सप्लेन करो। अब जब भी आपको फंक्शन एक्सप्लेन करने होते हैं तो फंक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आपको टेबल भी बनानी है, डायग्राम भी बनाना है और रिलेशंस भी लिखने हैं। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो मैं उनको हमेशा बोलता हूं फंक्शन मतलब याद रख लो रिलेशन विद इनकम। फंक्शन मतलब क्या होता है, रिलेशन विद इनकम। जैसे आपको पूछते हैं एडी फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, तो इट इज रिलेशन बिटवीन एडी एंड वाई। एडी और वाई में जो रिलेशन होता है वो एडी फंक्शन। अगर आपको पूछते हैं कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, तो इट शोज रिलेशन बिटवीन सी एंड वाई। सेविंग फंक्शन क्या होता है, इट शोज रिलेशन बिटवीन एस एंड वाई। तो फंक्शन हमेशा इनकम के साथ रिलेशन बताता है। फिर आपको क्या करना है, इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनाने पड़ेंगे और इनके क्या करने पड़ेंगे, रिलेशंस लिखने पड़ेंगे। एडी और वाई में क्या रिलेशन है, सी और वाई में क्या रिलेशन है, एस और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये भी बता दो क्या रिलेशन है, तो ये तो अभी इतना डिस्कस करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप टॉपिक्स इस तरीके से प्रिपेयर कर लो अच्छे से, तो आपका क्या होगा, एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सारे फंक्शंस विद टेबल एंड डायग्राम और रिलेशन के पॉइंट्स के साथ प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में एक तो 2 अप्रोचेज हैं, कौन कौन सी, एक तो है एडीएएस अप्रोच और एक कौन सी है, एस और आई अप्रोच। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एडीएएस अप्रोच क्या होती है, विद टेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एसआई अप्रोच भी विद टेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, टेबल डायग्राम और रिलेशन उनके अच्छे से बताने हैं। कर लोगे, दोनों याद करके जाना, एडीएएस अप्रोच और एस और आई अप्रोच, किसके अंदर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके अलावा इसमें भी एक न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में आता है, वन न्यूमेरिकल ऑफ इक्विलिब्रियम। न्यूमेरिकल क्या होता है इक्विलिब्रियम का, हम लिखते हैं AD इक्वल्स टू C प्लस आई, या फिर हम लिखते हैं Y इक्वल्स टू C प्लस
आई। याद है y इक्वल टू सी प्लस आई को हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है। बुक के पीछे देखोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के पीछे, तो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करके जाना। दो तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछते हैं। एक न्यूमेरिकल पूछते हैं नेशनल इनकम का, एक न्यूमेरिकल पूछते हैं एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल। दोनों आपको क्या करने हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या है सर, याद है क्या फॉर्मूला, बताओ जल्दी। हाँ सर हमको याद है, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या एक और फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे भी पूछते हैं। ठीक है, जिस स्पीड से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उससे ज्यादा स्पीड से आपका क्या बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आप 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इनकम 20 या 30,000 से क्या होगी, बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमेशा क्या होता है, अप्लाई होता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी अच्छे से समझ लेना। फिर इसके बाद क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। एक और चीज जो आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। क्लियर, क्या प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, इसके अंदर कुछ मत करो। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का, उस डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लो। क्या करो, लर्न द डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। वो जो डिफरेंस है उसमें मीनिंग भी है, डायग्राम भी है, कॉजेस भी हैं और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। क्यों एग्रीगेट डेफिशिएंट डिमांड अराइज होती है, क्यों एक्सेस डिमांड अराइज होती है, क्या इनके कॉजेज हैं, क्या इनके डिफरेंसेस हैं, इनको पढ़ के चले जाओगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड मतलब व्हेन AD लेस देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड मतलब व्हेन AD ग्रेटर देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर उनके डायग्राम बनते हैं। ठीक है, देखना डायग्राम अच्छे से देखना। इकोनॉमिक्स में, CBSE में डायग्राम की मार्क्स होते हैं। डायग्राम में लेबलिंग करनी जरूरी होती है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, कौन से कर्व का नाम क्या है, कौन सा ED कर्व है, कौन सा C कर्व है, कौन सा Y कर्व है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरी इकोनॉमिक्स में जहां जहां डायग्राम्स हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और लेबलिंग जरूर करके आना डायग्राम में। क्लियर। फिर इसके बाद आता है कौन सा आपका फोर्थ यूनिट जो है वो कौन सा है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है गवर्नमेंट बजट वाला। अच्छे से पढ़ लेना गवर्नमेंट बजट का यूनिट। एक ही चैप्टर है, एक चैप्टर इतना बड़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, ऑल कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट और इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिसिट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट मतलब 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या आता है गवर्नमेंट बजट में, याद है आपको, एक तो आता है टोटल रिसिप्ट, एक क्या आता है टोटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में जाओगे, सर हमको याद है सर, याद करो, रिवाइज करो, याद भी है तो। रिसिप्ट के अंदर क्या आती है बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर के अंदर भी क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वापस चीजें कौन कौन सी, 2 तरीके की रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट आती है। क्लियर, तो कौन से कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कितने टॉपिक हैं, क्या क्या हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा आपको अगर याद हो तो इस चैप्टर के अंदर आता है डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट व्हेन एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन क्या हो जाते हैं, रिसिप्ट हो जाते हैं। खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, रिसिप्ट कम हो जाती है, तो डेफिसिट। डेफिसिट में 3 तरीके के आप डेफिसिट पढ़ते हो, कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। 3 तरीके के डेफिसिट आप पढ़ते हो। फिस्कल डेफिसिट ही कंट्री की क्या शो करते हैं, बोरोइंग शो करते हैं, और प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को शो करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन हमको प्राइमरी डेफिसिट से पता चलती है। अब डेफिसिट में क्या, तो डेफिसिट में इनके इंप्लीकेशंस जरूरी होते हैं, ध्यान रखना।
क्या जरूरी होते हैं? इम्प्लीकेशन। आपको ये पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, व्हाट हैपेंस इफ रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ कंट्री इंक्रीज। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो वो क्या होता है, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो कंट्री में क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको ये बताना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशंस बोलते हैं, कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। कर लोगे तो ये दो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है किसके अंदर? गवर्नमेंट बजट। फिर आता है आपका लास्ट यूनिट, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट का क्या नाम है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले तो आता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं? थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई रुपीस किससे एक्सचेंज हो रहा है, डॉलर से एक्सचेंज हो रहा है, कितना एक्सचेंज हो रहा है, कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हुई है। तो ये चीजें आपको क्या है इस चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। ठीक है, देखो क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर आपको याद हो तो एक तो होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। जिसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो कौन सा टॉपिक है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है याद है? वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जहां पे फॉरेन करेंसी की डिमांड इक्वल हो जाती है फॉरेन करेंसी की सप्लाई के, वहां पे डिटरमाइन होती है रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन डोमेस्टिक करेंसी और चेंज इन इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है आपको? अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई बदलती है तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा किसके ऊपर? रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, या डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, याद है ये चीज चार तरीके से बदलती है। डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से क्या चलता है? ये चीजें चलती है। ठीक है, फिर आता है क्या? मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम और इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट इस सिस्टम को कैसे मैनेज करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सचेंज रेट को बढ़ाने के लिए, एक्सचेंज रेट को कम करने के लिए हमेशा क्या करती है? बीच में इंटरफेरेंस करती है। किसमें इंटरफेरेंस करती है? गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाती है, फॉरेन करेंसी की डिमांड को या सप्लाई को क्या करती है? कम करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है? मैनेज करती है। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग अच्छे से पढ़ के जाना, या क्या पढ़ना है? इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर? तो सर फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या पढ़े? फॉरेन एक्सचेंज में तीन चीजें पढ़ो। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन फॉरेन करेंसी और मैनेज्ड फ्लोटिंग के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट आता है कौन सा? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्या? कंपोनेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, और डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। याद रहेगी चीजें क्या क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान रखना। एक तो होता है कंपोनेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ध्यान रखना, कुछ चीजें क्या होती है? बी स्पेसिफिक। ऐसे ही नहीं यार ये करंट अकाउंट है, अच्छे से पता होना चाहिए। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करंट ट्रांसफर या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में आते हैं बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स जो करंट में नहीं आए। याद रहेगा चीजें, उनको भी अच्छे से पढ़ना। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन कौन चीजें आती है? एनआरआई डिपॉजिट्स आता है, बोरोइंग्स वगैरह आती है, ठीक है, हमने कितना लोन वगैरह लिया है, ये चीजें आती है। इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें आती है किसके अंदर? कैपिटल अकाउंट में। फिर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम में डिफरेंस अक्सर पूछते हैं। ऑटोनोमस आइटम कौन से? जो अपने आप होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे, मार्केट ट्रांजेक्शंस की वजह से होते हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम कौन से हैं? जो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट किसके लिए करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अकोमोडेटिंग आइटम को यूज करती है।
तो ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। और डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ के जाना। ये कहां से पढ़ने हैं, तो बुक के पीछे अगर आप देखोगे जहां पे आपका चैप्टर एंड हुआ है, उसके बाद इनके डिफरेंसेस आपको एक टेबल में दिए हुए हैं। तो ये चीजें भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो इनको भी अच्छे से क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। 5 यूनिट हैं, पांचों यूनिट में कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, तो फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मैं जैसे बता रहा हूं वैसे टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे, आराम से आप 40 में से 35 स्कोर करके आएंगे। इसी तरीके से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं मैं फिलहाल आपके लिए, कि मैं क्या करूंगा, बहुत जल्दी आपके लिए न्यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है, क्लासेस है, वो प्रोवाइड करने वाला हूं इस सेशन में। ठीक है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटेंसी तीनों के 11th एंड 12th कॉमर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आरबीएसई के स्टूडेंट हो, आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को ऑनलाइन पढ़ सकते हो। कहां पे मिलेगी, तो श्रीजी स्टडी सेंटर का एक ऐप है, आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन के अंदर आप उसमें सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय मिलन सर, तो उसमें मिलन रेही सर की इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप इकोनॉमिक्स परचेज कर सकते हो। साथ में मैं आपको क्या दूंगा, मैं इन सारे जो भी क्लासेस लूंगा, इनके वीडियो लेक्चर्स होंगे, इनकी पीडीएफ फाइल, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में इनके नोट्स होंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी बुक्स में हैं उनके भी सॉल्यूशंस होंगे। ये 3 चीजें मैं बच्चों को प्रिपेयर करके दूंगा और बहुत कम मिनिमम प्राइस में मैं आपको दूंगा। ये सिर्फ मैं फिलहाल अनाउंस कर रहा हूं कि मैं ऐसा फ्यूचर में अपने 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए ऐसा कुछ करने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस चीज को लेके मुझसे कांटेक्ट में रहना कि सर वो लेक्चर्स वगैरह आ गए क्या, तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, पढ़ना प्रिपेयर करना बहुत क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी मैं हमेशा तैयार रहता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जब पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है, आप लोग मेरे कांटेक्ट में रह सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हमने डिस्कस करी किससे रिलेटेड, माइक्रो से, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब मैं आ रहा हूं आपकी नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन बच्चों के दिमाग में एक ही चीज होती है, अरे सर थ्योरी बुक है, इतनी सारी तो थ्योरी है, सोशल स्टडी हमको पढ़ा रहे हैं कॉमर्स में, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। सोशल स्टडी अलग चीज है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग चीज है। ये आपको पूरी जर्नी बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी आजादी के पहले से लेके अभी तक कैसे डेवलप हुई। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। आप और भी आगे अगर कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हर जगह इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको मिल जाएगी। और कॉमर्स के बच्चों को तो ये जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिखे हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखो इसके अंदर सिर्फ 3 यूनिट ही है। पहला यूनिट जो है वो है इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। पहला जो यूनिट है वो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का यूनिट है। इसके अंदर आपको याद हो तो पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी की शाम को भारत की क्या सिचुएशन थी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरी चीज रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन और स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैंने क्यों लिखा है पता है, क्योंकि अगर आप बुक में पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के 7 पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं कि कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन वो जो 7 पॉइंट्स है ना, उसमें 4 पॉइंट जो हैं वो आपको बताते हैं क्या, रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, और 3 पॉइंट जो हैं वो आपको बताते हैं रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आप अगर बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बैकवर्डनेस के रीजन क्या है और स्टैग्नेशन या स्लो ग्रोथ के रीजन क्या है। तो इन दोनों को स्पेसिफिकली आपको तैयार करना पड़ेगा। किसके अंदर, चैप्टर 1 के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट, हाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे
कंपटीशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट, एक तो उन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ अपना कंपटीशन किया, और डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी उन्होंने क्या करी, यूज करी। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी क्या होता है। पता है क्या होती है डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी? ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश नो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक्सपोर्ट करोगे अगर रॉ मटेरियल का तो कोई टैक्स नहीं देना है, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करोगे कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये चीज क्या करते थे वो, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी यूज करके उन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड की और डेमोग्राफिक प्रोफाइल की क्या सिचुएशन है, पढ़ के जाना अच्छे से। फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन याद है क्या है, इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय ब्रिटिश। आधा बिजनेस, मोर देन 50% बिजनेस तो खाली ग्रेट ब्रिटेन के साइड अपनी कंट्री का होता था। और थर्ड क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट भी है उसके अंदर, सरप्लस ट्रेड था बट बेनिफिशियल टू ब्रिटिश। एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होते थे उस वक्त, लेकिन ब्रिटिश के फायदे के लिए। तो ये कंडीशन कौन सी थी, फॉरेन ट्रेड की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की क्या सिचुएशन थी, तो इसके अंदर बर्थ रेट, डेथ रेट दे रखी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखी है, लिटरेसी रेट आपको दे रखी है, इनके अंदर डेटास भी हैं। सर डेटास याद करने क्या, कुछ जगह जहां पे डेटास हैं वहां पे इंडियन इकोनॉमी में आपको डेटास लिखने पड़ते हैं, याद रखना। क्यों, क्योंकि डेटास आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया और उसने डेटा नहीं लिखे लेकिन पॉइंट करेक्ट है, तो उसको हो सकता है 3 मार्क्स आउट ऑफ 4 मिलेंगे। उसको कितने मिलेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे 4 में से। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल को विद डेटा लिखा है तो उसको 4 में से 4 पूरे मिलेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, कहीं कहीं डेटा याद करने पड़ेंगे। जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपको क्या करना चाहिए, विद डेटा आपको आंसर लिखना पड़ेगा, याद रहेगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। बर्थ रेट, डेथ रेट कितनी है, 48 पर 1000 और 40 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 218 पर 1000 है, ठीक है। और लिटरेसी रेट कितनी है, टोटल लिटरेसी थी 16%, फीमेल लिटरेसी कितनी, 7%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उस वक्त थी 32 ईयर्स, अभी कितनी है, 69 ईयर्स। तो ऐसे डेटा को लिख लो, याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है क्या, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। याद रखना डेटा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन 100% इंडियन इको में 2 से 3 आपको मिलेंगे, 2 तो मिलेंगे। क्या होता है डेटा बेस्ड में, आपको एक टेबल दे देंगे, वो खुद डेटा आपको एग्जाम में कॉपी में पेपर में आपको डेटा क्या कर देंगे, दे देंगे, और आपको लिखेंगे राइट डाउन दी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू डेटा, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज डेटा। इन डेटास को देख के ऑब्जर्वेशंस लिखो, इन डेटास को देख के आपको क्या समझ में आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या, बुक खोलना, बुक में लिख रखा है प्राइमरी सेक्टर में कौन कितने हैं, सेकेंडरी में कितने, टर्शियरी में कितने हैं। प्राइमरी सेक्टर में कितने, प्राइमरी सेक्टर 72%, फिर सेकेंडरी सेक्टर अप्रोक्स 10% और टर्शरी सेक्टर अप्रोक्स 18%। अब इन डेटास को देख के आपको क्या समझ में आया, ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है सर, कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सेक्टर इज मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर कंट्री। ज्यादातर लोग 72%, 72% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर इज इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ये बिल्कुल ही था ही नहीं। टर्शरी सेक्टर इज डेवलपिंग सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ये बढ़ रहा था धीरे धीरे, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो प्राइमरी से कहां पे हुआ, टर्शरी में ज्यादा हुआ, सेकेंडरी में कम हुआ। क्लियर है, तो ये चीजें आपको किसमें बतानी है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन जब भी आता है क्या करेंगे पता चला, टेबल दे देंगे और आपको इनका आंसर लिखना है। और एक और चीज, व्हाट वाज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडियन इकोनॉमी, ब्रिटिश के आने से इंडियन इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया, क्या फायदा हुआ, ये भी आपको इसके अंदर याद करके जाना है। कर लोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, कंट्री में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, बैंकिंग सिस्टम उन्होंने डेवलप किया अपनी कंट्री का, ब्यूरोक्रेसी उनकी वजह से आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, क्लियर है। फिर देखो सेकंड,
इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये भी आपको अच्छे से क्या करने हैं, याद करने हैं। क्या क्या, देखो इसमें ध्यान से चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है और याद करनी है। हैंग नहीं हुआ था, ठीक है, उसको वो तो नहीं किया पॉज वगैरह कुछ भी, लेक्चर को हैंग नहीं हुआ था, वो तो मैं थोड़ा सा क्या बाहर गया था पानी वानी पीने। देखो इधर इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में क्या क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम विद ऑब्जेक्टिव एंड एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान रखना इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्या करना है सर, इसमें बुक में जो मेरिट एंड डीमेरिट दे रखी है ना इनकी, इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ऐसे तो आपको आएगा एक्सप्लेन वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। सेकेंड, एक्सप्लेन कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में। याद है क्या? हाँ सर याद है, बोलो जल्दी फटाफट मेरे साथ, कॉमन गोल्स कौन कौन से सर? जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चारों में बी स्पेसिफिक, एक एक के अंदर डिटेल में याद करना कौन सा पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन उसी के ऊपर है। देखो मैंने क्या लिखा, इज मॉडर्नाइजेशन हार्मफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद रीजन। बताओ क्या मॉडर्नाइजेशन हार्मफुल है, मतलब अगर हम मशीन्स ले आएंगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है, नो भाई, एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। हो सकता है मशीन्स आने से लेबर कम हो जाए, लेकिन क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी और इकोनॉमी इससे क्या होगी, बढ़ेगी। जीडीपी की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज्यादा जनरेट हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी, क्या डिफरेंस है इनमें? याद है, सेल्फ रिलायंस मतलब किसके लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस के लिए, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे हम लोग। सेल्फ रिलायंस मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, मतलब कंट्री को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना है, कंट्री को फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए भी क्या करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशियंसी। और क्या पूछते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, विच वन शुड प्रेफर एंड व्हाई। कौन सा प्रेफर करना चाहिए, इक्विटेबल या इक्वल? बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हम किसको फॉलो करते हैं, हम अपनी कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज शुड बी अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। जिसको पहले जरूरत है उसको पहले दो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दो, इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल मतलब होता है सबको बराबर दे देना। तो आपको क्या पूछते हैं, विच वन शुड प्रेफर एंड व्हाई? तो हमको क्या प्रेफर करना है, वी शुड प्रेफर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, हमको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्रीज रिसोर्सेज को। क्लियर है? तो इस चैप्टर के अंदर आपको इन चीजों को, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 जो चैप्टर है आपका, इसके अंदर आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, ट्रेड के बारे में पढ़ना है और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। तीन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो पहला, व्हाट वर द लैंड और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से लैंड या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, फिर व्हाट वर द टेक्निकल रिफॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चर। अगर आप अपने बुक में देखोगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है क्या क्या, दो रिफॉर्म्स, लैंड या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में बनेगा। इसके अंदर कितने पॉइंट हैं, 5 पॉइंट तो इसके हैं और 4 पॉइंट आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, फिर व्हाट आर द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कंट्री में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके क्या फायदे आपको हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन पता है कब आया, टाइम पीरियड 1965 टू 75 पहला फेज, 75 टू 85 दूसरा फेज आया था, सेकेंड फेज। अच्छे से पढ़ना दोनों फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन कब कब आया। ठीक है, फिर देखो व्हाट
हाउ यू कैन से दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशियंट। ठीक है, कैसे आप कह सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट तो था, जरूरी था, लेकिन सफिशिएंट नहीं था। इसमें आपको ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या लिखनी है, लिमिटेशंस लिखनी है। ये क्या है पता है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता कि एक्सप्लेन वेरियस लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसा मानता है बोर्ड कि सीबीएसई के बच्चे क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में बहुत क्या होते हैं, होशियार होते हैं, तेज होते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। वो आपको कैसे पूछते हैं, वो आपको इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, हाउ यू कैन से दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। और स्टूडेंट क्या करेंगे, अच्छा सर ये कैसा स्टेटमेंट आया था तो हमने इसके बारे में लिख दिया कुछ भी, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब आपको इन्होंने क्या पूछी है, लिमिटेशंस पूछी है कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। फिर आप नीचे लिखोगे बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस वी कैन से दैट ग्रीन रेवोल्यूशन इज सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट। क्लियर है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर सब्सिडी, इज इट हार्मफुल फॉर गवर्नमेंट और नॉट हार्मफुल, गिव रीजन। एग्रीकल्चर सब्सिडी क्या होता है, क्या ये गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल है या नहीं है, तो एक बार तो मैंने लिख दिया है कि क्या है, यस हार्मफुल है। क्यों, तो पढ़ना, 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो सकता है, उसका फायदा रिच फार्मर्स ज्यादा उठाते हैं, मार्जिनल फार्मर्स को उसका एडवांटेज नहीं मिलता है। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी और वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर व्हाट आर द मेन फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू डेवलप इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर के पास ही मेन रोल कौन सा था या क्यों था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी जो बुक की हेडिंग है वो क्या है, फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। याद है क्यों, क्योंकि एक तो प्राइवेट सेक्टर जो था उसके पास क्या था, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहता था, लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल भी नहीं थी, और हमको कंट्री में क्या चाहिए था, हमको इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट भी देना था कंट्री के अंदर, इसीलिए मेन रोल हमने दिया पब्लिक सेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन एसएसआई एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। एसएसआई क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एसएसआई का अपना एक क्राइटेरिया है जो आपको अच्छे से याद करके जाना है। क्राइटेरिया में 2 चीजें हैं, एक तो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और एक क्या है, टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेस देन 5 करोड़, लेस देन 10 करोड़, लेस देन 50 करोड़, ऐसा कुछ है। एग्जैक्ट देखना, एग्जैक्ट देख के जाना, एसएसआई का टर्नओवर कितना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, या फिर हाउ यू कैन से दैट एसएसआई इज एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, इक्वलिटी ओरिएंटेड और इक्विटी ओरिएंटेड। अब ये चीजें कहा है, तो अगर आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके अंदर ये चीज आती है। ठीक है, क्या आती है, देखो एसएसआई जो होती है वो क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है। एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली मतलब क्योंकि ये क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। ठीक है, इक्वलिटी ओरिएंटेड होती है क्योंकि इनमें क्या होता है, लेस इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी ओरिएंटेड होती है क्योंकि लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये पॉइंट्स आप देख के जाना, ऐसे पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, किसके अंदर, एसएसआई की इंपॉर्टेंस के अंदर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 है, कौन कौन से, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे, आगे भी कॉलेज में, कंपटीशन एग्जाम में, हर जगह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आएगा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अडॉप्टेड अंडर लिबरलाइजेशन। अगर आपको याद हो तो लिबरलाइजेशन में अलग अलग रिफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ऐसे अलग अलग रिफॉर्म्स हैं। तो उनके ऊपर क्वेश्चन आता है जिसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है, और
एक और है, ये बैंकिंग रिफॉर्म्स का पार्ट है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। रोल ऑफ आरबीआई शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। याद रखना क्या क्वेश्चन आता है, आरबीआई का रोल कैसे शिफ्ट हुआ, कहां से, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर को, इसको भी अपन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। याद रहेगा, तो रोल ऑफ आरबीआई शिफ्ट फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को अच्छे से क्या करो, एक्सप्लेन करो। क्लियर है कैसे शिफ्ट हुआ, पहले आरबीआई सारी इंटरेस्ट रेट वगैरह खुद डिसाइड करता था, अब आरबीआई क्या करता है, मिनिमम और मैक्सिमम रेट डिसाइड करता है और अलाउ करता है बैंकों को कि वो अपने हिसाब से काम करें। तो पहले आरबीआई था कौन, रेगुलेटर, अब आरबीआई क्या बन गया, फैसिलिटेटर। अक्सर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर है, फिर देखो, व्हाट आर दी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स अडॉप्टेड अंडर लिबरलाइजेशन, राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ नीड, गेन्स एंड लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सर आप बोलोगे कि सर इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं सब तो आपने लिख दी, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया एलपीजी कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलपीजी वाला पूरा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम नहीं छोड़ सकते, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जिस पे बनते ही बनते हैं, और मैं इसमें ये नहीं बता सकता कि इसी पे क्वेश्चन आएगा, इसी पे आएगा या इस पे नहीं आएगा, तो एलपीजी पूरा पढ़ लेना। हाँ ये जरूर है कि ये जो है ना, इससे आपको हिंट मिलेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर यूं करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पहले पढ़ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, रेगुलेटर फैसिलिटेटर, इसको पढ़ना, इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन देखना आप, तो प्राइवेटाइजेशन में नीड्स, गेन्स, लॉसेस दे रखे हैं प्राइवेटाइजेशन के, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी स्ट्रेटेजीज दे रखी है आपको, स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, हमने ग्लोबलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया, हमने इक्विटी लिमिट को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चार्जेस क्या कर दिए थे, हटा दिए थे, हमने करेंसी का डीवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया, हमने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज अलाउ कर दिया, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन को कैसे हमने अडॉप्ट किया, और व्हाट आर द गुड इफेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स अडॉप्टेड इन 1991। गुड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, गुड इफेक्ट भी आपको मिलेंगे, बैड इफेक्ट भी आपको मिलेंगे। गुड इफेक्ट के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बैड इफेक्ट और गुड इफेक्ट पे क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, इंटरनल पॉइंट जो होते हैं ना उनके ऊपर बनता है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को बताओ, जैसे कंज्यूमर सोवर्निटी क्या होता है, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपके लिए लिखी है, ठीक है, याद रखना। कंज्यूमर सोवर्निटी मतलब क्या हो रहा है, ये यूं कह रहा है कि कंज्यूमर बिकम्स मोर डिमांडिंग, प्रेजेंट जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो क्या हो गए, डिमांडिंग, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो इससे कंज्यूमर सोवर्निटी क्रिएट हुई, याद रहेगा। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का गुड इंपैक्ट है, किसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी का। ऐसे ही बैड इंपैक्ट की बात करें, बैड इफेक्ट क्या है, तो वो अपन ने लिखा इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म क्रिएट हुआ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, हरकुत हरकुत भागेंगे इसमें मन से, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म इज वेरी बैड ने वेरी गुड ने, जिसने नहीं पढ़ा उसको आइडिया होगा ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है, इसका मतलब इकोनॉमी कैप्चर्ड बाय, किसने कैप्चर करी, एमएनसीज ने, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एमएनसीज ने कैप्चर कर लिया, इसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, और ये एक तरीके का क्या है, बैड इफेक्ट है, याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर, पहले यूनिट के अंदर इन चीजों को आपको प्रिपेयर करना है, जैसे टॉपिक मैंने लिखे हैं इस तरीके से इनको प्रिपेयर करना, ठीक है। फिर आ रहा है आपका कौन सा, सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, इसके अंदर 4 चैलेंजेस आपको पढ़ने हैं, याद है कौन कौन से, एक तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक रूरल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है एम्प्लॉयमेंट, एक पढ़ना है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड इन आवर कंट्री, और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एचसीएफ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पीपल मस्ट हैव नेसेसरी स्किल्स
so that they can job and contributes toward development of economy। याद रहेगा, लोगों में स्किल्स होनी चाहिए ताकि उनको जॉब मिले, वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या करें, कंट्रीब्यूट कर सकें। अब एचसीएफ कैसे आता है, तो सोर्सेज ऑफ एचसीएफ आपको दे रखे हैं क्लियर। सोर्सेज ऑफ एचसीएफ मतलब हमको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा किस पे, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हमको हेल्थ पे खर्चा करना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है, या हाउ यू कैन से दैट एचसीएफ इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कैसे कह सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यहाँ पे क्या बताना है, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में एचसीएफ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ब्रेन ड्रेन इंडिया के अंदर हो रहा है, पढ़े लिखे लोग कहाँ चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं जॉब करने। तो ये इंडिया की प्रॉब्लम्स है। ये टॉपिक आपको किसमें प्रिपेयर करने हैं, एचसीएफ में। इनके पॉइंट टू पॉइंट सबके आंसर्स लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्यों जरूरी है, और हाउ यू कैन से दैट एजुकेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत इजी है, मन से लिख सकते हैं। एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन को डेवलप करना क्यों जरूरी है। इज देयर एनी नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। क्या गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम में इंटरवेन करना जरूरी है, और हाउ यू कैन से दैट एजुकेशन इज स्टिल चैलेंज फॉर आवर कंट्री। आप कैसे कह सकते हो कि एजुकेशन अभी भी एक चैलेंज है, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जहां पे होता है आधा चैप्टर, उसके बाद एजुकेशन शुरू हो जाता है। एजुकेशन के अंदर ये सारी हेडिंग्स क्लियर मेंशन है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे, उनको नोट कर लेंगे, खाली पॉइंट लिख लेंगे, एक्सप्लेन हम एग्जाम में करेंगे। लेकिन अगर पॉइंट भी देख लोगे ना तो भी आराम से आप स्कोर कर लोगे। तो एजुकेशन के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एजुकेशन क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट एजुकेशन में क्यों इंटरफेयर करे, और एजुकेशन इंडिया के लिए अभी भी एक चैलेंज क्यों है हर एक को एजुकेट करना। कुछ पॉइंट तो सिंपल से हैं, क्योंकि पॉवर्टी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, ये तो तुम सब में लिख सकते हो। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर। याद है रूरल डेवलपमेंट, दो तरीके के चैलेंजेस आप पढ़ते हो रूरल डेवलपमेंट में। एक तो आप पढ़ते हो लिंगरिंग चैलेंजेस, ठीक है, एक आप पढ़ते हो इमर्जिंग चैलेंजेस। वो चैलेंजेस जो पुराने चले आ रहे हैं, वो चैलेंज जो इमर्ज हुए हैं, ये होते हैं चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन कौन से हैं, एक तो है रूरल क्रेडिट, एक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एक है क्या अदर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है। क्या क्या देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं रूरल डेवलपमेंट। What is the difference between institutional and non-institutional sources of rural credit? Why institutional sources are better? Institutional और non-institutional में क्या difference होता है? Institutional क्यों better होता है? याद है आपको institutional कौन से होते हैं, जितने बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, ये सब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। नॉन इंस्टीट्यूशनल गांव के जमींदार, साहूकार, जिनसे हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। हमको क्या करना है, लोगों को शिफ्ट करना है इंस्टीट्यूशनल टू नॉन इंस्टीट्यूशनल टू इंस्टीट्यूशनल, कि लोग जमींदार साहूकारों के पास उधार लेने नहीं जाएं, लोग कहाँ पे जाएं, बैंकों के पास जाएं उधार लेना है। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि क्यों इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जरूरी है, बेटर होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिक्योर्ड लोन देते हैं, ये क्या करते हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी से लोन देते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में चलते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ चलते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है, व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स लगाए हैं। तो इनको भी क्या करना, अच्छे से पढ़ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को अप्लाई किया है, गवर्नमेंट ने ग्रुप्स बना दिए फार्मर्स के और किसके, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव के, गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसीज बनाई है, कुछ पॉलिसीज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्लाई किया, बफर स्टॉक को मेंटेन करना शुरू किया,
फेयर प्राइस के थ्रू चीजों को बेचना शुरू किया। ठीक है, तो इन चीजों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। फिर इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू डेवलप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। जो मैं अभी आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है सिंपल सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर फेयर प्राइस शॉप्स को क्या किया, ओपन किया। एक है एमएसपी, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं अब की बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बफर स्टॉक गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ये सब क्या होते हैं, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को डेवलप करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कर लेंगे इसको याद। फिर देखो नेक्स्ट, हाउ सोर्स ऑफ रूरल इनकम कैन बी डाइवर्सिफाइड फ्रॉम फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, देखना आपकी बुक में है। क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, और क्या कर सकते हैं, फिशरीज, ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर फिशरीज के बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का काम कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। गांव के लोग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, व्हीट और राइस के अलावा क्या उगाएंगे, ये चीजें आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो आपने लिख रखा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एक टॉपिक है, उसके अंदर ये चीजें लिख रखी है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो क्या करना, रूरल डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इन क्वेश्चंस को लिखना और इनके जो आंसर्स हैं वो पॉइंट लिख के एक बार क्या कर लेना, याद कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे, पूछेंगे आपको। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका, एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बहुत सारी टेबल्स दे रखी है आपको इस चैप्टर के अंदर। तो क्या उन टेबल को याद करना है सर? नहीं, उन टेबल्स को याद नहीं करना है। उन टेबल्स के साथ जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उनको याद करना है। टेबल वो आपको एग्जाम में देंगे और आपको पूछेंगे राइट डाउन दी ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दैट टेबल। याद रहेगा क्या लिखा मैंने, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, टेबल गिवन होती है और आपको क्या लिखने हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। तो ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखोगे, जैसे आप उसमें लिख दोगे इन रूरल एरिया, ठीक है, वुमेन्स आर लार्जली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, इन अर्बन एरिया मेंस आर लार्जली एम्प्लॉयड इन टर्शरी सेक्टर। ऐसे आपको कुछ डेटास देंगे, उन डेटास को देख के आपको पहचान के बताना पड़ेगा। ठीक है, कि किस सेक्टर में वुमेन्स ज्यादा है, किस सेक्टर में मेल ज्यादा है, किस सेक्टर में फीमेल ज्यादा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर में कौन ज्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन ज्यादा है। तो बहुत सारी टेबल्स हैं इस चैप्टर में, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में। तो क्या करना है, टेबल याद नहीं करनी है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या करना, ऑब्जर्वेशन याद कर लेना कि अगर ये टेबल आएगी तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन हमको लिखना है, जो उस टेबल के जस्ट बाद आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये टॉपिक तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना। जॉबलेस ग्रोथ पता है क्या है, कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है वो ड्यू टू टेक्नोलॉजी है, वो ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना स्पीड से बढ़ रही है कि लोगों को क्या हो रही है, अपने आप जीडीपी बढ़ रही है लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ तो है लेकिन जॉबलेस है, जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। ग्रोथ ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इसलिए ग्रोथ हो रही है। फिर इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब हमने पढ़ा हो या आपने पढ़ा हो, आपको याद हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो सेक्टर होते हैं। तो लोगों का इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ना क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अक्सर पूछते हैं, कि जब ऑन सीजन होता है तब तो लोगों को जॉब मिलती है, ऑफ सीजन होता है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर व्हाट डू यू मीन बाय
कैजुअलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन क्या होता है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया? क्या इंडिया में कैजुअल लेबर्स का बढ़ना, अगर आपको याद हो हायर्ड वर्कर होते हैं, हायर्ड वर्कर में क्या होते हैं? डेली वेजेस होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं। ये ऐसे वर्कर्स के आपको अलग अलग क्या कर रखे हैं? टाइप दे रखे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, हायर्ड वर्कर। एक तो जॉब करते हैं, एक क्या करते हैं? खुद का काम करते हैं। उसमें भी कुछ डेली वेजेस पे काम करते हैं, कुछ सैलरीड होते हैं। तो ऐसे वेजेस के अलग अलग टाइप्स हैं। तो उनमें इकोनॉमी में कैजुअल वर्कर्स का बढ़ना क्या होता है? कैजुअलाइजेशन होता है। और कैजुअलाइजेशन के क्या रीजन है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर ऐसे ही व्हाट डू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? इसके क्या रीजन होते हैं? याद रहेगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस नंबर ऑफ पीपल वर्किंग मोर देन दे रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इसके भी क्या रीजन है, ये आपको बताना है। रीजन में अगर आपको याद कर सकते हो बुक का तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो अगेन 2 पॉइंट। कौन कौन से बोलो? कौन कौन से 2 पॉइंट? सर पॉवर्टी, सर पॉपुलेशन। फिक्स है हर चीज का रीजन, एक तो भारत में पॉवर्टी है और दूसरा रीजन क्या है? जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो ये सब जगह लिख के आ सकते हो। क्लियर? बाकी बुक से पढ़ो, याद करो, बहुत अच्छा है, टॉपिक अच्छे अच्छे दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको क्या क्या याद करना है? एक तो कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस। एनवायरमेंट क्राइसिस क्यों आया, क्यों एमर्ज हुआ, इसके अंदर याद रखना। 2 चीजें आपको पॉइंट दे रखे हैं। एक तो क्या लिख रखा है एनवायरमेंट क्राइसिस के अंदर? याद करो कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस कौन कौन से हैं? याद है किसी को? 2 चीजें दे रखी है, एक तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को हम क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं। एक जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना स्पीड से रिसोर्सेज बनते हैं, हम किस तरीके से यूज करते हैं उनको, ये चीजें आती है 2 पॉइंट। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, जिसको अपन बोलते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस, कि एनवायरमेंट क्राइसिस क्यों क्रिएट हो रहा है, याद रहेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, इसके अंदर एक पॉइंट आता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, ये पूछते हैं आपको अक्सर। फिर नेक्स्ट, प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। इंडिया में एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में मेन चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है कौन कौन सी है? लैंड डिग्रेडेशन एक पॉइंट है, लैंड लगातार क्या हो रही है? डिग्रेड होती जा रही है। सॉइल इरोजन हो रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी है, देखना। प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। फिर व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रेटेजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको कैसे अचीव करेंगे? इसके भी आपके बुक में आप देखोगे तो 8 to 9 पॉइंट्स आपको गिवन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव किया जाए। क्या करोगे? ट्रेडिशनल फार्मिंग को यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज करो। इससे क्या होगा? एनवायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। याद रहेगी चीजें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? आई होप चीजों को अच्छे से समझ रहे होगे। मेरे साथ साथ इन चीजों को लिखते रहना और क्या करना, बुक से इनके पॉइंट लिख लेना। जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखे ना उस तरीके से, मुश्किल से 4 या 5 पेज में आपका ये मैटर तैयार हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, फिर उनको याद कर लेना। पेपर में सब वही चीजें होंगी, आराम से अच्छा पेपर करके आएंगे, ठीक है। फिर देखो लास्ट यूनिट कौन सा? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर। कौन कौन नेबर है अपने? बहुत अच्छे पड़ोसी अपने, कौन कौन से? भारत, उसके पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना, दोनों भारत के पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं अपने। किसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, ठीक है। इंडिया ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, चाइना ने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया, ठीक है। फिर देखो इसमें हाउ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना। आपको पूछेंगे कि इंडिया की स्ट्रेटेजी और चाइना की स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने तो क्या किया था, पहले 5 ईयर प्लान्स बनाए,
फिर पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया, फिर एलपीजी पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया था 1991 में। ये तो इंडिया का डेवलपमेंट है। चाइना ने कैसे डेवलप किया, तो चाइना ने प्री 1978 पोस्ट 1978 दो तरीके से अपनी चीजों को क्या किया, डेवलप किया। तो चाइना का डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट, दोनों को अच्छे से पढ़ना। उसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसके ऊपर पूछेंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, स्टेटिज्म और कमांड इकोनॉमी अडॉप्टेड बाय चाइना क्या चीज है, कम्यून सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, ग्रेट फ्लोरेट्रियन कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, इन सब के ऊपर आपको एग्जाम में क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको अच्छे से पढ़ के जाना। जीएलएफ कैंपेन क्या है, स्टेटिज्म, कमांड इकोनॉमी क्या है, कम्यून सिस्टम क्या है, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन क्या है। ऐसे हेडिंग हेडिंग लिख के इनके अंदर इनके एक्सप्लेनेशंस को क्या करना, लिख लेना शॉर्ट में। ठीक है, ये भी मैं बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत समझ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, तो आपको बुक से इन चीजों को देखना और इन चीजों को क्या करना, लिखना कि इनके क्या मीनिंग होते हैं। मेन अगर मीनिंग भी लिख दोगे ना 2-2 लाइन में, उसके अलावा कुछ भी लिखो, सबको मार्क्स मिलते हैं। मेन चीज क्या होती है, अटेंड करना आपको आना चाहिए। अगर आप पेपर अटेंड कर रहे हो तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। इसके अलावा देखो, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम अडॉप्टेड बाय चाइना, और एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के ऊपर मिलता है। क्या, टेबल गिवन होती है और आपको क्या लिखने होते हैं, ऑब्जर्वेशन। डेटा बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कहां से पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान चाइना वाले चैप्टर से भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, टेबल दी हुई होती है, ऑब्जर्वेशंस आपको उसको देख के लिखने होते हैं। क्लियर है, तो जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, उन टॉपिक्स को उसी तरीके से आप लोग अच्छे से क्या करना, प्रिपेयर कर लेना, तो आपको बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक्स प्रिपेयर हो जाएगी। हमारा पेपर कब है, 19 मार्च को। 19 मार्च तक हम लोग आराम से इन टॉपिक्स को जैसा मैंने बताया है एज इट इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप हम एग्जाम के बाद मिलेंगे, या फिर यूट्यूब पे जहां पे आपको ये लेक्चर मिलेगा वहीं पे आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे को थैंक यू बोल सकते हो कि सर आपने जो चीजें बताई वो हमारे एग्जाम में एज इट इज आ गई। या आपका कोई ओपिनियन है तो भी आप मुझको अच्छे से बता सकते हो, कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप उसमें पूछ लेना। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये अगर आपको चाहिए तो इसका, ये जो मैंने आपकी क्लास ली है, इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, श्रीजी स्टडी सेंटर। ये मोबाइल ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। उसमें आपको मैं इसका पीडीएफ भी क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो क्लास ली है ना मैंने अभी, इसमें जो पॉइंट्स हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको श्रीजी स्टडी सेंटर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके का लोगो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना। और मैंने जो आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी कोर्सेज लॉन्च करूंगा, वो जो कोर्सेज हैं वो भी आपको इसी ऐप के अंदर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इसी श्रीजी स्टडी सेंटर ऐप पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो आप क्या करना, कोर्स भी ले सकते हो इन फ्यूचर। आप तो नहीं, आप तो 12th पास आउट हो जाओगे सब जने, जो तुम्हारे दूसरे रिलेटिव्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको रिकमेंड करना। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपको अभी 12th को क्या करना है, पास आउट कर लेना है। हम एग्जाम क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स से करेंगे। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट।